नमस्कार। आज की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अपने अटपटे बयानों को लेकर जानी जाने वाली संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा और पंडालों को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या है ये बयान, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर है, जहां सियासी दल जीत की तैयारी में जुट गए हैं। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। आज की चौथी और आखिरी बड़ी खबर कोरिया जिले से है, जहां संघर्ष समिति का आमरण अनशन शुरू हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों की जांच को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी जहां अवैध मदरसों पर कार्रवाई और मदरसों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने की बात कह रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का नफरत फैलाने वाला एजेंडा बता रही है। इसी बीच अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों की जांच को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सरकार को पत्र लिखकर मदरसों के सर्वे की मांग की है। उनका कहना है कि कई ऐसे मदरसे हैं जिनका सर्वे हो चुका है और जिन मदरसों को शिक्षा विभाग ने अनुमति नहीं दी है, ऐसे मदरसों को बंद किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मदरसे के सर्वे को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि इस तरह के मुद्दों से बीजेपी केवल लोगों में नफरत फैलाना चाहती है। ये सर्वे निरंतर जारी है। ये काम युद्ध स्तर पर हो रहा है और वो मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुशंसा नहीं की, शिक्षा विभाग ने जिनको अनुमति नहीं दी, ऐसे अवैध मदरसे तत्काल बंद किए जाएंगे। ऐसे कुछ हमारे बाल आयोग के कुछ लोग गए थे, उन्होंने 3-4 मदरसों का औचक निरीक्षण किया था और वहाँ इस प्रकार की त्रुटि पाई थी। तो उस घटना को देखकर अब पूरा ही निरीक्षण करवा रहे हैं कि जिन पे है वो अनुमति वो चलाएं, जिनकी अनुमति नहीं हो वो बंद कर दें। कब से शुरू करेंगे? शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया है, माननीय मंत्री जी को भी संज्ञान में ला दिया है और मुझे लगता है कि वो शीघ्र कार्यवाही इस पे कर रहे हैं। ये क्या है, मदरसा, मिशनरी, इनको तंग करना, लोगों को नफरत फैलाना, यही तो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि उस पर छापा नहीं मार रहे हैं। जिस मंत्री के नेतृत्व में ये घोटाला हुआ है राशन का, जो बच्चों को और महिलाओं को मिलना था, जिसमें करोड़ों 3,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस पर छापा क्यों नहीं मार रहे हैं? कहाँ है वो अधिकारी, वो सेक्रेटरी, वो पीएस, जो धार जिले के अंदर जो बांध का घोटाला हुआ है, उसमें क्यों नहीं पकड़ रहे मंत्री को? तो उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों की जांच को लेकर देश भर में हंगामा जो है वो मचा हुआ है और इसी को लेकर बीजेपी जहां अवैध मदरसों पर कार्रवाई और मदरसों में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखने की बात कह रही है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी मदरसों की जांच को लेकर राजनीति लगातार शुरू हो चुकी है, जहां पर उषा ठाकुर ने भी यहाँ पर बयान दिया है। क्या कुछ वो बयान है? बिल्कुल आपने सही किया। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और असम के बाद अब मदरसों की आंच मध्य प्रदेश में भी आ गई है। अगर हम बात करें संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के बयान की, तो उनसे जब सवाल किया गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कराया जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मदरसों का सर्वे लगातार जारी है। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जब बाल आयोग की टीम कुछ मदरसों में पहुंची थी तो वहां पर अनियमितताएं पाई गई थी और इसके बाद संस्कृति मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को ही पत्र लिखा है और मदरसों की जांच के लिए। तो निश्चित रूप से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन मदरसों को मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी और स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुमति नहीं दी है, वह ऐसे मदरसे मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं चलने दिए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन मदरसों में अनियमितताएं या अनैतिक कार्य किए जाते हैं और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं मदरसे, ऐसे मदरसों को मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी किसी भी कीमत में चलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पर अब सरकार पर हमलावर हो गया है और उसने आरोप लगाया। अगर बात करें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी
मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है और नफरत फैलाने का काम करती है और मदरसे जैसी बात को बीजेपी बढ़ावा देती है, जबकि जो अधिकारी हैं या भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने के बजाय मदरसों की जांच पर बीजेपी ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत मदरसों को लेकर छिड़ी हुई थी, असम में भी सियासत लगातार छिड़ी हुई थी, अब वह आंच मध्य प्रदेश में भी आ गई है और देखना होगा ये आंच कहां तक फैलती है और कहां तक इसकी आग फैलती है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मदरसों की जांच मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से अगर हम कहें तो जिस तरीके से मंत्री उषा ठाकुर के बयान की अगर हम माने तो मदरसों की जांच जारी है और साथ ही अब अगला कदम मध्य प्रदेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग को संस्कृति पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने लिखा है, तो अब स्कूल शिक्षा विभाग भी मदरसों की जांच करा रहा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मदरसों की अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार जांच कराने जा रही है। जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ पर मदरसों की जांच कराने जा रही है, तो कब से ये जांच शुरू होगी? और यहाँ पर उषा ठाकुर ने बयान भी दिया है, तो कब से इसकी जांच जो है वो शुरू होगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मदरसों की जांच निरंतर जारी है, लेकिन एक बार फिर नए सिरे से जांच होनी है। इसको लेकर अगर हम बात करें, उनसे जब सवाल किया गया संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है, अब निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग को लेना है कि मध्य प्रदेश सरकार यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग और मदरसों की जांच कब से कराता है। लेकिन आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पत्र लिखा है स्कूल शिक्षा विभाग को, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, असम में भी बीजेपी की सरकार है, और लगातार पूरे देश में मदरसों को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है वह जांच कराने की बात कह रही है। अब ऐसे में एक बार जब संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में जांच फिर से एक बार से शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान जारी कर दिया है, जहां पर मदरसों की जांच को लेकर उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बाद लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नगर निकाय यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निकाय निगम चुनाव को लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गई हैं। इस चुनाव पर देश भर के सियासी दलों की निगाह है, क्योंकि यह सियासी दलों का अपनी जमीनी हकीकत समझने का सबसे बड़ा मौका है। इसलिए यूपी में सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ इस चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो तैयारी सभी सियासी दलों की है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और सपा में होती है। वैसी बड़ी जीत का दावा तो कांग्रेस भी कर रही है। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बाद लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नगर निकाय यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनाव को सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनाव पर देश भर के सियासी दलों की निगाह है, क्योंकि यह सियासी दलों का अपनी जमीनी हकीकत समझने का सबसे बड़ा मौका है। इसीलिए यूपी में सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ इस चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो तैयारी सभी सियासी दलों ने की है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और सपा में होती है। वैसे बड़ी जीत का दावा तो कांग्रेस भी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बाद लोकसभा चुनाव होना है, इसीलिए नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नगर निकाय यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनाव को लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनाव पर देश भर के सियासी दलों की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि यह सियासी दलों का अपनी जमीनी हकीकत समझने का सबसे बड़ा मौका है। इसलिए यूपी में सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ इस चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो तैयारी सभी सियासी दलों ने की है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और सपा में होती है। वैसे बड़ी जीत का दावा तो अब कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बाद लोकसभा चुनाव होना है।
चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। बिशप के घर में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। फिलहाल कितने रुपए बरामद किए गए हैं इसका खुलासा नहीं हो सका है। एसबीआई की एक टीम मशीन लेकर नोटों को गिनने के लिए पहुंची। इंडियन करेंसी के साथ ही विदेशी करेंसी भी मिली है। बिशप पीसी सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मूल सोसाइटी का नाम बदलने और चेयरमैन रहते हुए करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थानों को ट्रांसफर कर गबन करने का आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू की टीम फिलहाल उनके घर में संबंधित दस्तावेजों की तलाश कर रही है। बता दें कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत मिली थी कि इसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह से कराई गई थी। शिकायत में बिशप पीसी सिंह चेयरमैन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस जबलपुर के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मूल सोसाइटी का नाम परिवर्तन करना, उसका चेयरमैन बनकर पद का दुरुपयोग करते हुए सोसाइटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्राप्त होने वाली छात्राओं की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एवं स्वयं के उपयोग में लेकर गबन करने के आरोप लगाए गए थे। ये वर्ष 2015 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ का द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जांच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। चूँकि हमारा जो उद्देश्य था प्रकरण के दस्तावेज बरामद करने के लिए सर्च कार्रवाई की गई थी। सर्च कार्रवाई के दौरान कुछ नगद राशि और करेंसी भी मिली हुई है, उसकी गणना की जा रही है। गणना के बाद ही उसका आकलन किया जा सकता है। तो ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर जबलपुर में छापा मारा है। आपको बता दें कि जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन के घर पर छापा पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कपिल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास को लेकर? जी कपिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आज सवेरे ईओडब्ल्यू द्वारा जी यहाँ छापा मारा गया जिसमें 1 करोड़ 63 लाख रुपए नगद राशि मिली है और बाकी कुछ विदेशी मुद्राएं भी उनको मिली है। जी, तो किस वजह से उनके घर पे छापा पड़ा है? जी काफी पहले से उनकी कंप्लेंट भी थी। 2011-12 में उन्होंने भी गबन किया था जी 2 करोड़ 77 लाख रुपए का, जिसमें नेहा जी के द्वारा कार्यवाही की गई थी, सख्त कार्यवाही की गई थी जी। इसके बाद लगातार उनपे गबन का आरोप और टैक्स न चुकाने का, लीज की जमीनों का भी आरोप उनपे है जी। इस बड़ी कार्यवाही को देखते हुए ईओडब्ल्यू के द्वारा छापा मारा जी, तो अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है? छापा पड़ा है, छापा में जब कार्रवाई की गई तो उसमें क्या कुछ निकल कर अभी तक सामने आया? देखिए जे पीके सिंह है जो रजिस्ट्रार, उनके साथ मिलकर सहयोगी रहे हैं और काफी दस्तावेज भी मिले ईओडब्ल्यू को जिन पे कार्यवाही जारी है और काफी सर्चिंग चल रही है। तो अभी तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जांच में इनके काफी घोटाले सामने आए हैं और इसके अधिकांश बच्चों की फीस को लेकर मामला भी सामने आया, जमीनों को लेकर मामला का आया है जिसमें टैक्स भी नहीं दिया गया कई जमीनों का लगी थी और कई मामले इनके हैं जो अभी खुलासे। जी, तो आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा?
जी कपिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने जबलपुर में छापा मारा है और जांच लगातार अभी भी जारी है। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां कोरिया जिले से विभाजित होकर नए जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बनाया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही जिला मुख्यालय के लिए चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार और किसी जनप्रतिनिधि की ओर से चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़ में जिले का उद्घाटन कर रहे हैं। चिरमिरी के स्थित और भविष्य की लड़ाई के लिए चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनना चाहिए। इसी कड़ी में 8 सितंबर से संघर्ष समिति ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का 1 साल से ऊपर हो गया ये कर्मी भूख हड़ताल हुआ चलते हुए। जहाँ तक जानकारी है कि 9 तारीख को अपने एनसीबी जिला मुख्यालय का मनेन्द्रगढ़ में मुख्यमंत्री महोदय जी के महोदय के द्वारा उद्घाटन होने का है। ये खबर जब हमारे चिरमिरी में लगी तो हम लोगों का एक प्रोग्राम बना है कि इसका हमको पूरे जोर से विरोध करना है और 9 तारीख को हमको काला दिवस के रूप में चिरमिरी में बनाना है। जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के मंच के द्वारा ये लगातार जगाने का काम क्षेत्र के विधायक जी को कि हम जो मुख्यालय का मांग को लेकर बैठे हैं कम से कम हमारी बात को सुना जाए। मैं तो पदयात्री के साथ मेरे भाई लोगों के साथ जो बैठा हूँ, हम पदयात्री कर रायपुर तक पहुँचे और रायपुर में मुख्यमंत्री जी से हमने अपनी मांग रखी कि चिरमिरी की अस्तित्व की बात है, चिरमिरी की रक्षा की बात है। चिरमिरी में कोल माइंस बंद हो रही हैं तो कम से कम जिला मुख्यालय दिया जाए और मुख्यालय देने से हमारा अस्तित्व बचेगा और बनेगा। इस मांग को लेकर हम अब लगातार आमरण अनशन में बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं। तो कोरिया जिले से विभाजित होकर नए जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बनाया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही जिला मुख्यालय के लिए चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार और किसी जनप्रतिनिधि की ओर से चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री 9 सितंबर को तो इस पे और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, नए जिले बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? जिलों को विभाजन चिरमिरी भरतपुर जिला बनाया गया है, जिसको लेकर अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो वहां पर देखा गया है कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति इस कदर आंदोलन की है कि 35 लोगों का एक दल पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने रायपुर पहुंचा। साथ ही कर्मिक भूख हड़ताल की बात की जाए तो 84 से 85 दिन कर्मिक भूख हड़ताल, जहां एक तरफ ये पूरी तरह से तैयारियां हो गई है। मनेन्द्रगढ़ परिक्षेत्र में मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है और जिले का उद्घाटन होने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है। वहीं पर देखा जा रहा है कि आज से ही मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, वो लोग आज से आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल जो है काला दिवस के रूप में मनाने की बात कर रहे थे, कुछ लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे थे कि प्रतिष्ठानों को बंद किया जाए। वहीं पर ही देखा गया कि पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई के लिए अगर चिरमिरी को मुख्यालय बनाया जाता है या चिरमिरी में कुछ विभागों को स्थापित किया जाता है तो कहीं न कहीं चिरमिरी के भविष्य में मील फिर साबित होगा। जी, जिस तरीके से आंदोलन यहाँ पे लगातार जारी है तो क्या कुछ उनकी मांगे हैं, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे की क्या रणनीति होगी आंदोलनकारियों की? देखिए पूजा जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब ये देखा गया कि जिला मुख्यालय बनाने की बात आई है तो अगर कोरिया विभाजन के बात की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र चिरमिरी रहा है। इकलौता नगर पालिक निगम चिरमिरी है, सी कैटेगरी का शहर जो है चिरमिरी है। लोगों की जो मांग थी कि चूंकि कोल माइंस एरिया होने के कारण बड़ी बात वहाँ पे आती है, जिस प्रकार से कॉलोनी के कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और चिरमिरी कर रहे हैं, अगर जिला मुख्यालय बनेगा तो चिरमिरी का
निश्चित और भटकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 350 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी, कर्मी भूख हड़ताल चलने के बावजूद भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिसके कारण आज 5 लोगों का दल भूख हड़ताल पे बैठा हुआ और उनका सीधा कहना है कि ये हमारा जो भूख हड़ताल रहेगा ये अमरण अनशन के रूप में रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम अनवरत बैठे रहेंगे, और चाहे शासन प्रशासन इसके सामने आए या ना आए। वहीं पर कल काला दिवस यानी कि कल 9 सितंबर को जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया नए जिले के रूप में एमसीडी को उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पर चिरमिरी में काला दिवस मनाने की गई है। ये अपने आप ये कह सकते हैं कि ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर से कोई इनको आश्वासन मिल पाया है, जिसके कारण से ये लोग आज अमरण अनशन पर बैठे हैं। जी पूजा जी, जिस तरीके से यहाँ पर भूख हड़ताल लगातार जारी है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे जिक्र भी किया कि कल काला दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा, तो जिस तरीके से एक तरफ यहाँ पर उद्घाटन होगा नए जिलों का और दूसरी तरफ यहाँ पर काला दिवस मनाया जाएगा, तो जब इसकी बात मुखिया से की गई है यानी कि छत्तीसगढ़ के सीएम से की गई है, तो कुछ आश्वासन उनके द्वारा नहीं दिया गया? पूजा जी, जब वहां पर पहुंचे थे और पदयात्रियों ने उनसे बात करना किया तो वहां पर यह देखा गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि आपस में मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी के लोग आपस में बैठ के बातचीत करने के बाद जहां भी ये लोग डिसाइड करेंगे वहां पर जिला मुख्यालय खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि इनके जो आंदोलन होगा स्थिति की बात की जाए या तो प्रदेश स्तर से इनके अपन को क्या कोई ठोस पहल रहा है, जिसके कारण से आज ये लोग सभी लोग जो है कह सकते हैं कि हम बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी चौथी बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर लगातार आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं चिरमिरी को एक अलग जिला बनाने के लिए। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। कल एक बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार। जिला